बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज का वीडियो लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो रेस्क्यू 1122 में अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कर चुके हैं या आने वाले वक्त में अप्लाई करेंगे। ये वीडियो उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए है, वो लाजमी इस शॉर्ट सी वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे पॉइंट्स बताए जाएंगे कि अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो आप सिलेक्ट होने के बाद भी रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं सामने आए हैं जो रेस्क्यू में भर्ती हुए, भर्ती होने के बाद भी उन्हें रेस्क्यू से निकाल दिया गया, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। ये जो वीडियो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, ये रेस्क्यू 1122 एकेडमी में जो इस वक्त कैंडिडेट्स अंडर ट्रेनिंग है, ये स्पेशली उनकी रिक्वेस्ट में बनाई जा रही है, क्योंकि रिसेंटली ऐसे चांसेस हुए हैं, ऐसे मसाइल देखने में आए हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स जो तमाम क्राइटेरिया पे पूरे उतरे, इंटरव्यू भी उन्होंने क्वालिफाई किया, उसके बाद ट्रेनिंग पे आए, ट्रेनिंग के बाद उन्हें निकाल दिया गया। तमाम के तमाम कैंडिडेट्स जिन लोगों ने इस वीडियो को प्ले कर लिया है वो इस मुकम्मल वीडियो को 100% देखें, आखिरी सेकंड तक। इसमें आपका जो फ़ायदा है, इन तमाम पॉइंट्स को जो इस वीडियो में रेज किए जाएंगे उन तमाम को डिस्कस करने के बाद भी अगर आपका कोई इशू है तो आपके सामने ई टेस्ट एकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। इस नंबर पर रब्ता करके आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन और मुखलसाना मशवरा दिया जाएगा। भर्ती का जो प्रोसीजर है उसको आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। रेस्क्यू 1122 में कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद आपका रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद आप सिलेक्ट हो जाते हैं, सिलेक्ट होने के बाद आप ट्रेनिंग पे जाते हैं। जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है आप ट्रेनिंग पर चले जाते हैं। ट्रेनिंग पर जाने के बाद जितने भी एक्सपेंसेस हैं ट्रेनिंग के वो आपने खुद करने हैं। सबसे पहले जाते ही क्या होगा, आपसे यूनिफॉर्म के एक्सपेंसेस लिए जाएंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा है, आलमोस्ट 20-25K तक हैं। उसके बाद आपसे 10,000 तक, ये आज की डेट तक मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तकरीबन 10,000 के करीब जो है वो मेस के चार्जेस हैं, 10,000 पर मंथ जो हर महीने आपसे लिए जाएंगे। इस तरह हर मंथ जो है आपके काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होंगे। काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होने के बावजूद आपको रेस्क्यू 1122 से निकाल दिया जाए तो ये बहुत ही बुरी बात है और आपका कैरियर जो है वो सारे का सारा तबाह हो जाता है। क्योंकि कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो रेस्क्यू में जब सिलेक्ट हो जाते हैं उससे पहले वो ऑलरेडी बहुत अच्छी जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन रेस्क्यू का जो क्रेज़ है उस क्रेज़ की वजह से वो अपनी साबका मुलाजमत छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद रेस्क्यू में भर्ती होते हैं, काफ़ी सारा उनका एक्सपेंस होता है, आलमोस्ट कम अज़ कम 1 लाख तक उनका एक्सपेंस हो जाता है। तब उन्हें पता चलता है जी उन्हें रेस्क्यू से निकाल दिया गया। आगे की इस वीडियो में उन तमाम रीजंस को, उन तमाम वजूहात को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा जिन वजूहात की वजह से एक कैंडिडेट को सिलेक्ट होने के बाद, ट्रेनिंग पर आने के बाद, 1 से 2 महीने ट्रेनिंग करने के बाद उसे निकाल दिया जाता है। ये तमाम पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं और फ्यूचर में जब भी आपने रेस्क्यू 1122 में अप्लाई करना है ये तमाम पॉइंट्स आपने जहन में रखते हुए चेक कर लेना है कि आया आप इस तमाम क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं। ये ना हो कि आप रेस्क्यू में अप्लाई करें, सिलेक्ट भी हो जाएं और आप अच्छी भली जॉब छोड़ दें, जो जॉब आपकी लगी हुई है उसको छोड़कर आप रेस्क्यू में आ जाएं, पता चले जी यहाँ से भी आपको निकाल दिया गया। वीवर, सबसे पहले हमारे पास है मेडिकल फिटनेस। आपकी जो मेडिकल फिटनेस है वो 100% होनी चाहिए। अब कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो रेस्क्यू में अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले तो वो ये नहीं देखते कि वो मेडिकली फिट हैं या नहीं। मेडिकल फिटनेस में 2-3 क्राइटेरियाज हैं। उनमें सबसे पहले तो आपका आता है कलर ब्लाइंडनेस। आपका जो कलर ब्लाइंडनेस है उसका इशू तो नहीं है। उसके बाद दूसरा है यरकान, यरकान जिसे इंग्लिश में हेपेटाइटिस कहा जाता है, यरकान वगैरह तो नहीं है। कैंडिडेट्स को ये चाहिए कि जैसे ही वो अप्लाई करें सबसे पहले अपना मेडिकल टेस्ट करवाएं, मेडिकल फिटनेस जो है वो चेक करवाएं, कलर ब्लाइंडनेस जो है उसको चेक करवाएं, उसके बाद अपना हेपेटाइटिस का चेकअप लाजमी करवाएं जब भी आपने अप्लाई करना है। अब रिसेंटली हुआ ये है कि इस दफ़ा जो सेशन चल रहा है, जो बैच इस वक्त एकेडमी में है, वहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स को कलर ब्लाइंडनेस की वजह से निकाल दिया गया।
वो कैंडिडेट्स जो हैं वो 100 आउट ऑफ 100 थे, उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी थी, क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी थी, सिलेक्ट हुए, सिलेक्ट होने के बाद ट्रेनिंग पर आ गए, ट्रेनिंग पर आने के बाद जब उनका टेस्ट हुआ तो पता चला जी कलर ब्लाइंडनेस का इशू है, उन्हें ट्रेनिंग से ही स्ट्रक ऑफ कर दिया गया। अब क्या मसला बना है? मसला ये बना है कि उन्होंने अपना टेस्ट जो है वो अप्लाई करने से पहले नहीं करवाया। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपना कलर ब्लाइंडनेस जो है वो लाजमी चेक करवाना है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस का इशू है, कलर ब्लाइंडनेस है कि इसमें ऐसी बीमारी है कि इसमें कुछ कलर्स नज़र नहीं आते, आप किसी जो है ना ईएनटी के पास, जो सॉरी आई स्पेशलिस्ट है उसके पास जाएं, उसको अपना चेकअप करवाएं। कलर ब्लाइंडनेस का आपका इशू है, अगर खुदा ना खास्ता है तो आप हरगिज़ रेस्क्यू में अप्लाई मत करें, क्योंकि अगर आप सिलेक्ट हो भी गए तब भी आपको निकाल दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर यरकान वगैरह है, हेपेटाइटिस है, अगर आपको हेपेटाइटिस वगैरह है तो तब भी आप अप्लाई मत करें, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग के दौरान ही आपका दोबारा से मेडिकल टेस्ट जो है वो रेस्क्यू वाले खुद करवाएंगे, बड़ी सख्ती से करवाएंगे, बड़ी निगरानी में करवाएंगे। अगर आपका वहाँ पर यरकान या हेपेटाइटिस निकल आया, पॉजिटिव आ गया, तो तब भी आपको निकाल दिया जाएगा। अब कैंडिडेट्स किस गलत फहमी में हैं? कैंडिडेट्स इस गलत फहमी में हैं कि जब वो अप्लाई करते हैं, अगर किसी को हेपेटाइटिस या कलर ब्लाइंडनेस या कोई भी और इशू होता है तो वो क्या करता है जी, वो DHQ जाता है, किसी भी DHQ या THQ में वहाँ पे अपने रेफरेंसेस को यूज़ करता है। ये मैं ओपनली बात कर रहा हूँ तमाम कैंडिडेट्स के साथ। वो अपने रेफरेंसेस को यूज़ करते हुए अपने रेफरेंस के बेस पे अपना एक फेक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेता है कि जी मैं मेडिकली फिट हूँ। वो मेडिकल सर्टिफिकेट वो इंटरव्यू वाले दिन जमा करवा देता है। कैंडिडेट ये समझता है जी वो 100% सिलेक्ट हो गया। उसको ये नहीं पता कि जब वो रेस्क्यू में सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट होने के बाद उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, ट्रेनिंग स्टार्ट होने के तकरीबन 1 मंथ तक, 1 महीने के अंदर, 1 महीने तक, मैक्सिमम विद इन 2 मंथ उसका मेडिकल जो है वो रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट खुद करवाएगा। जब रेस्क्यू डिपार्टमेंट खुद इसका मेडिकल करवाता है तो पता चलता है कैंडिडेट को कलर ब्लाइंडनेस है या उसको हेपेटाइटिस का इशू है, तो उसको निकाल दिया जाता है। चाहे वो जितना मर्जी एफिशिएंट हो, उसको ट्रेनिंग से बाहर कर देते हैं और उसका कैरियर जो है वो सारे का सारा स्पॉइल हो जाता है। इसमें रेस्क्यू डिपार्टमेंट की कोई भी गलती नहीं है, इसमें आप लोगों की, कैंडिडेट्स की अपनी मिस्टेक है, अपनी गलती है। आप अपना मेडिकल चेकअप नहीं करवाते। रेस्क्यू में जब भी आप अप्लाई करें, आपने सबसे पहले अपना मेडिकल चेकअप करवाना है। अगर आप मेडिकली फिट हों तभी आप रेस्क्यू में अप्लाई करें। आगे चलते हैं व्यूअर्स, उससे पहले आप हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रेस्क्यू से रिलेटेड, किसी भी असामी से रिलेटेड तमाम के तमाम पेपर्स आपको हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। और ई टेस्ट यूट्यूब चैनल वाहिद प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का जहां पर रेस्क्यू के जितने भी सेक्शंस हैं, जितनी भी असामियां हैं, तमाम के पेपर्स मौजूद हैं। चाहे रेस्क्यू 1122 पंजाब है, KPK है, सिंध है, इवन के बलोचिस्तान के भी पेपर्स जो है हमारे पास अवेलेबल हैं। GB गिलगित बल्तिस्तान में जो बैजेस गए हैं, उन बैजेस में बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल से तैयारी की। रेस्क्यू 1122 की तैयारी के हवाले से सबसे बेस्ट जो चैनल इस वक्त आपको सोशल मीडिया पे मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा, वो हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में जितने भी पेपर्स आए तमाम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि जैसे ही पेपर होता है उसी दिन हम कोशिश करते हैं कि उसी दिन जो है वो पेपर सॉल्व करके आपको हम प्रोवाइड भी करें। इससे आप अपने आंसर कीज चेक कर सकते हैं और आने वाले वक्त में हमारे इस चैनल से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। व्यूअर्स, उसके बाद हमारे पास है क्रिमिनल रिकॉर्ड। क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या कि आप पे कोई FIR वगैरह तो नहीं है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन पर FIR होती है, वो चुप करके अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद वो सिलेक्ट हो जाते हैं, सिलेक्ट होने के बाद वो ट्रेनिंग पे आते हैं। जैसे ही वो ट्रेनिंग में शामिल होते हैं, कुछ दिनों के बाद जब डिपार्टमेंट उनकी वेरिफिकेशन करवाता है, पता लगता है जी इन पे तो FIR है। जितना भी एक्सपेंस हुआ होता है ट्रेनिंग के दौरान, वो तमाम का तमाम उस बंदे का ज़ाया हो जाता है और पता लगता है जी वो ज़ीरो है। उसको वहां से निकाल दिया गया, बल्कि निकाल ही नहीं दिया गया बल्कि उसको हवाला पुलिस किया जाता है। किसी भी डिपार्टमेंट पे आप क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ जाते हैं तो आपको वहां से निकाल भी दिया जाता है, और साथ साथ अगर डिपार्टमेंट चाहे तो आपको पुलिस के हवाले भी किया जाता है कि जी इस पे FIR है, आप इसे पकड़ें, इसे गिरफ्तार करें। सबसे पहले ये कि जिन कैंडिडेट्स पे FIR है वो भी रेस्क्यू 1122 में अप्लाई मत करें। सेकंड, दूसरे नंबर पर FIR होने के बाद कोर्ट से बरी होना।
किसी कैंडिडेट पे एफआईआर हुई, कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, वो रेस्क्यू 1122 में सिलेक्ट हो गया, ट्रेनिंग पे आ गया, ट्रेनिंग में जब महकमे ने उसकी वेरिफिकेशन करवाई तो उसको निकाल दिया गया। हालांकि उस पर जो एफआईआर हुई थी वो बरी जिम्मा था, उसको कोर्ट ने बरी कर दिया था, उस पर किसी किस्म का एलिगेशन नहीं था। अब मसला यहाँ पे क्या है, कोर्ट ने तो उसे बरी कर दिया, लेकिन उस कैंडिडेट ने अपना रिकॉर्ड जो है वो थाने से अपडेट नहीं करवाया। जो भी मुतलका स्पेशल ब्रांच का ऑफिस है वहां पे जाके उसने अपना रिकॉर्ड चेक नहीं किया कि उस पर एफआईआर अभी भी आ रही है या उसका रिकॉर्ड क्लियर है। अगर किसी कैंडिडेट पे एफआईआर हुई थी, उसके बाद उसका कोर्ट में केस चला था, वो बरी जिम्मा हो गया था, तो उसे चाहिए कि वो फौरी तौर पे अपना रिकॉर्ड जो है वो मुतलका थाने से क्लियर करवाए, ताकि फ्यूचर में वो किसी भी असामी पर, रेस्क्यू ही नहीं इसके अलावा भी किसी असामी पर वो अप्लाई करे तो उसे किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। अगर किसी कैंडिडेट पे एफआईआर है और उसने अपने मुतलका थाने से अपना रिकॉर्ड क्लियर नहीं करवाया तो वो जहन में रखे, जैसे ही वो रेस्क्यू की ट्रेनिंग पे जाएगा, चाहे वो बरी जिम्मा है लेकिन उसे निकाल दिया जाएगा। इसलिए आप थोड़ी सी स्ट्रगल करें, अपना रिकॉर्ड क्लियर करवाएं। उसके बाद तीसरे नंबर पर है जी, एफआईआर हुई थी किसी कैंडिडेट पे, उसके बाद उसकी सुलह हो गई। एफआईआर हुई, उसके बाद सुलह हो गई, कैंडिडेट ने ये समझा कि जी मैं बरी जिम्मा हूँ, उसने अप्लाई किया रेस्क्यू में या किसी और डिपार्टमेंट में। जब वो आगे सेलेक्ट हुआ रेस्क्यू में, सेलेक्ट होने के बाद ट्रेनिंग पे आया, ट्रेनिंग में जब डिपार्टमेंट ने वेरिफिकेशन करवाई तो उसके रिकॉर्ड में उसकी एफआईआर शो हो रही थी। देखें ये पाकिस्तान है, अभी यहाँ पर बहुत सा रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ, कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है कई जगहों पे। तो ऐसा नहीं है दूसरे ममालिक की तरह कि जैसे ही आपकी सुलह हुई आपकी एफआईआर जो है वो तमाम जितना भी रिकॉर्ड है उसमें जो है वो क्लियर हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको खुद जाकर क्लियर करवानी पड़ेगी। अगर आप पर किसी कैंडिडेट पर कोई एफआईआर हुई थी और उसकी सुलह हो गई है तो वो एक बार अपने मुतलका थाने में जाकर स्पेशल ब्रांच से क्लियर जरूर कर ले कि उस पर एफआईआर अभी भी उसके रिकॉर्ड में ना आ रही हो। अगर आ रही है आप अप्लाई कर देते हैं, जैसे ही आप ट्रेनिंग पे आएंगे आपको निकाल दिया जाएगा। डिपार्टमेंट बिल्कुल भी वेरीफाई नहीं करेगा कि जी आपकी सुलह हो गई थी, एफआईआर खत्म हो गई थी, और ये सारी की सारी परेशानी आपके लिए होगी और एट दी एंड आपका कैरियर जो है वो खत्म हो जाएगा। चौथे नंबर पर है, अगर आपका बाइक का, गाड़ी का कोई चालान वगैरह हुआ है तो चालान की सूरत में आपने वो चालान जमा नहीं करवाया, या आप पर जो ट्रैफिक पुलिस है, मुतलका सेक्शन है, उसने आप पर एफआईआर दे दी है कि जी इस बंदे का चालान हुआ था, इसने जमा नहीं करवाया, डिपार्टमेंट ने उस पर एफआईआर दे दी, तो उसको भी निकाल दिया जाएगा। अब होता ये है कि चालान एक मामूली चीज़ है, लेकिन वो जब किसी के अगेंस्ट एफआईआर करवाते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है उसे पता ही नहीं होता कि उसके खिलाफ एफआईआर हो गई है। अब रिसेंटली ये 100% मैं आपको श्योरिटी से बता रहा हूँ, इस वक्त 2025 में रेस्क्यू 1122 अकेडमी में जो बैच चल रहा है उसमें एक कैंडिडेट को इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उस पर चालान था, चालान की बेस पे उस पर एफआईआर करवाई गई कि जी इस पे चालान है, इसने चालान जमा नहीं करवाया। तो जब वो ट्रेनिंग पर गया और रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने उसकी वेरिफिकेशन करवाई मुतलका थाने से, पता चला जी इस पर तो एफआईआर है। अब एक चालान, एक छोटा सा एक एलिगेशन है, उस एलिगेशन की वजह से उस शख्स को ट्रेनिंग से स्ट्रोक ऑफ कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। इसलिए अगर आप पर किसी भी कैंडिडेट पर, जितने भी कैंडिडेट इस वक्त अप्लाई कर रहे हैं, चेक करें अगर आप पर कोई चालान वगैरह है तो उस चालान को पे करें, थाने से कंफर्म करें आप पर कोई एफआईआर तो नहीं है। फ्यूचर में जब भी आपने अप्लाई करना है इस तमाम प्रोसीजर को आपने जहन में रखना है और कोशिश किया करें सबसे पहले तो आप कानून की खिलाफ वर्जी मत किया करें, रूल्स को ना तोड़ा करें। अगर आपसे रूल कहीं पर टूट गए हैं, कोई चालान वगैरह हो गया है तो फौरी तौर पर आप 200, 400, 500, 1000, 2000 का जितना भी चालान है वो पे करें और अपनी जान छुड़वाएं, इससे पहले कि आप पर कोई एफआईआर हो और आपको पता भी ना चले और आपका कैरियर सारे का सारा तबाह हो जाए। वीवर्स, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके साथ हमने डिस्कस किए हैं। ये स्पेशली हमें एकेडमी से कैंडिडेट्स ने बोला कि जी आपका जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से ऑलमोस्ट 100% जितने भी रेस्क्यू में लोग सिलेक्ट होते हैं 100% हमारे प्लेटफॉर्म से जाते हैं। आप ऐसा करें, इस तमाम प्रोसीजर को एक दफ़ा बता दें ताकि कैंडिडेट्स अप्लाई करने से पहले अपना मुहासबा कर लें, अपने आप को एक दफ़ा दोबारा से चेक कर लें, मुतलका थाने चले जाएं, अपना मेडिकल करवा लें, ताकि अगर कहीं पर कोई इशू है
तो वो अपना इलाज करवाए या अपना रिकॉर्ड जो है वो अपडेट करवाए, इससे पहले कि आप अपनी लगी लगाई जो जॉब है उसको छोड़कर रेस्क्यू में जाएं, पता चले जी पिछली जॉब भी चली गई और अगली भी नहीं मिली। इसलिए इन तमाम पॉइंट्स को आपने आने वाले वक्त में अप्लाई करने से पहले जहन में रखना है, ताकि फ्यूचर में आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वो तमाम कैंडिडेट्स जो रेस्क्यू 1122 में अप्लाई करने के अहल हैं, तो इसके रिटन टेस्ट के लिए, तहरीरी इम्तिहान के लिए आप ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकते हैं। रेस्क्यू 1122 की जितनी भी आसामियाँ हैं, तमाम आसामियों के गेस्ट पेपर्स, नोट्स, अप टू डेट गाइड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और ई टेस्ट अकेडमी वाहिद अकेडमी है जिसके पास रेस्क्यू 1122 का 100% जो है वो एक्यूरेट सिलेबस के मुताबिक गाइड्स, गेस्ट पेपर्स अवेलेबल है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर पूरे फ़ख्र के साथ कहूँगा, अल्लाह की रहमत है, 2024 इससे पहले और इवन के 2025 में तो 99% जो साइकोमेट्रिक पेपर है वो हमारे इस प्लेटफॉर्म से आया। और ये अल्लाह की रहमत है, इसमें हमारा कोई बड़ा कारनामा नहीं है। ये अल्लाह की रहमत है कि हमने पूरी मेहनत से, लगन से नोट्स, गेस्ट पेपर्स तैयार किए और उसमें से 99% पेपर जो है वो साइकोमेट्रिक में आया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आने वाले वक्त में फ्यूचर में भी ई टेस्ट अकेडमी को इसी तरह से इज्जत बख्शे। ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत से ही किसी को नाम मिलता है। और एक वक्त था जब ई टेस्ट अकेडमी कुछ भी नहीं थी, और आज वो वक्त है कि ई टेस्ट अकेडमी के बारे में जितने भी कैंडिडेट्स रेस्क्यू में अप्लाई करते हैं वो जानते हैं। और 100% रेस्क्यू में सिलेक्ट होने वाला कैंडिडेट हमारे प्लेटफॉर्म से गुजर कर जाता है। फ्यूचर में ई टेस्ट अकेडमी के लेटेस्ट वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में जितने भी सॉल्व पेपर्स हम अपलोड करें उन तमाम का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।